नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक से जुड़ी हुई है, जो कि आज होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के समान भत्ते की मंजूरी। दीपावली बोनस को मिल सकती है मंजूरी। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इस अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लगातार मांग ये की जा रही है कि जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, उसी तरीके से राज्य के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। इसको लेकर के यहाँ प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। उच्च शिक्षा और राजस्व विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट की इस अहम बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी और केंद्रीय कर्मचारियों के समान भत्ते को मंजूरी आज दी जा सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है। सहयोगी हितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेश, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। मांग ये की जा रही थी कि जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, उसी तरीके से राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाए। क्या इस प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है? और भी कई और कौन कौन से प्रस्ताव? आज मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। तमाम बड़े नेता उसमें और पावती का बोनस आज इसको लेकर के मंजूरी मिल सकती है। और जिस तरीके से जो लेकर महंगाई भत्ते को लेकर है, उस पर भी आज धामी सरकार की मोहर लग सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को लेकर भी एक ऐसा फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड में हुआ है और रूरल एरिया में जिस तरीके से राजस्व पुलिस जिसकी जिम्मेदार ठहराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वह जो एरिया है, जो वहाँ के रेगुलर पुलिस को वो एरिया सौंपे जा सकते हैं, ये भी मंजूरी आज कैबिनेट में आ सकती है। जी, ये उत्तराखंड में ऐसे कई बड़े हादसे हुए हैं, जिसको लेकर के क्या यहाँ पर कोई बातचीत हो सकती है? प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन अंकिता हत्याकांड जैसे आपने जिक्र किया, उसके अलावा जिस तरीके से एवलॉन्च में इतने सारे लोगों की जान चली गई, साथ ही बस हादसा हुआ, उसमें 30 लोगों की जान चली गई, तो क्या इन सभी हादसों पर भी उत्तराखंड सरकार कोई फैसला ले सकती है? कोई धनराशि जो आवंटित की जा सकती है इन सभी लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी बस हादसे हुए हैं या फिर एवलॉन्च की बात करें, क्योंकि उसको लेकर पहले ही धामी सरकार ने अपना रोड मैप तैयार किया हुआ है और आगे भी इसमें मजबूत एक रोड मैप तैयार करने की कवायद इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से चलाई जा रही है। और कैबिनेट की अगर हम बात करें तो कई ऐसे विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, राजस्व विभाग है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी महिलाएं हैं उनको लेकर भी एक बड़ा फैसले को मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि धामी सरकार चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर्स हो, तो जितने भी महिला स्टाफ उत्तराखंड में काम कर रहे हैं उनको लेकर भी एक मंजूरी यहाँ पर हो सकती है। यानी कि कई बड़े फैसले आज इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या का षड्यंत्र, मुख्य आरोपी खनन माफिया गिरफ्तार, 4 और आरोपियों के खिलाफ चल रही थी जांच। हत्या की साजिश हल्द्वानी जेल में रची गई थी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नाम की सुपारी दी गई। आरोपी हीरा सिंह गेहूं चोरी मामले में गिरफ्तार था। गिरफ्तारी के लिए मंत्री को मानता था जिम्मेदार। कारोबार बंद होने के लिए मंत्री को जिम्मेदार माना और जेल से निकलने पर मंत्री की सभा की रेकी की। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौत की साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा अब किया गया है। बताया ये जा रहा है कि हीरा सिंह नामक आरोपी, जो कि चोरी के मामले में बंद था, उसने ये षड्यंत्र रचा, लगातार सभाओं की रेकी की, लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा, जिनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया। और सहयोगी हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, बड़ी खबर है ये, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है, आखिरकार खुलासा कैसे हुआ है इसका? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर इस तरह की जो घटना है ये पहली बार देखी गई है। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिनके फादर पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सौरभ बहुगुणा के नाम की सुपारी यहाँ पर दी गई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल यहाँ पर है, क्योंकि बताया जा रहा है जो हीरा सिंह को गिरफ्तार किया गया है वह खनन माफिया है और उसके खनन के कारोबार को बंद करने का काम
सौरभ बहुगुणा ने किया था, तो उसी का जिम्मेदार जो हीरा सिंह है वो सौरभ बहुगुणा को मान रहा था। क्योंकि इस तरह की क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड के अंदर, इस तरह की घटना देखना बहुत कम मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से देवभूमि के अंदर अब सुपारी दी जा रही है, पंजाब के बदमाश यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, हरियाणा से बदमाश यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पर खुलासा हुआ है, सौरभ बहुगुणा के एक शुभचिंतक है, उनको ये खबर लगी और रातों रात उन्होंने सौरभ बहुगुणा को इस बात की जानकारी दी। हालांकि सौरभ बहुगुणा ने इस बात को कमजोर तरीके से समझा था, लेकिन जब इसकी जांच एसटीएफ को दी गई तो बहुत बड़े तार इसमें सामने है। हालांकि इसके पीछे कौन है, क्योंकि हीरा सिंह इतना बड़ा व्यापारी नहीं है, इतना बड़ा खनन माफिया नहीं है, क्योंकि हीरा सिंह पर भी किसी न किसी का शह है। जी, तो क्या इसको लेकर के अभी जांच पड़ताल चल रही है, जैसा आप बता रहे हैं कि हीरा सिंह के साथ और भी ऐसे कई नाम है जो निकल करके सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, एसटीएफ इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। उसमें 2 से ज्यादा गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सौरभ बहुगुणा की सुरक्षा बढ़ाने पर फैसला करने को लेकर आज इस पर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि सौरभ बहुगुणा की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से खनन माफियाओं की रडार पर अब सौरभ बहुगुणा आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है वो भी बढ़ सकता है। ठीक है देश, आप हमारे साथ बने रहे। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के बाद भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुबह से दर्शनों के लिए लगती है भक्तों की भीड़। इस वर्ष 6 मई से शुरू हुई थी केदारनाथ यात्रा। 27 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। भैया दूज के दिन बंद किए जाएंगे कपाट। शीतकाल में 6 माह बंद रहते हैं कपाट, और ऐसे में लगातार यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कि कपाट 6 महीने के लिए क्योंकि बंद होते हैं, इससे पहले श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बस एक झलक बाबा केदारनाथ की। और ऐसे में ये रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। हितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, कोरोना की वजह से 2 साल तक दर्शनों के लिए इतनी भीड़ नहीं उमड़ी, ना ही इस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे, लेकिन अब जब दर्शन करने के लिए कपाट खोल दिए गए हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 2 साल में कोरोना के वक्त पर गाइडलाइंस को मजबूती से यहाँ पर लागू किया था, लेकिन अब गाइडलाइन नहीं है। क्या यही वजह की रिकॉर्ड तो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालांकि वैसे तो बड़ा रोड मैप चार धाम यात्रा को लेकर तैयार किया है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में अब श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं, लगातार यात्राएं चल रही है। और हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो भी पूरी हो गई है। और दीपावली के बाद में केदारनाथ बाबा या बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो धाम है वो कपाट बंद हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए देश भर से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा का रुख कर रहे हैं, दर्शनों के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं। जी, 27 अक्टूबर को कपाट बंद होने वाले हैं हितेश, तो क्या अभी ऐसे में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए दीपावली का समय नजदीक है और स्वाभाविक सी बात है, देश दुनिया से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो 4 धाम के लिए रुक कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी जो पंजीकरण है, जो नामांकन है वो भी अभी जारी है। क्योंकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने यही बताया है कि अभी दीपावली तक ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु अभी 4 धाम की ओर रुक कर सकते हैं। जी हितेश, लौटते हैं आपके पास, आप बने रहें। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिमस्खलन को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट। चमोली इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ने किया है अलर्ट। पहाड़ की चोटियों पर हिमस्खलन की संभावना। 3000 फीट की ऊंचाई पर हिमस्खलन की संभावना। अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की संभावना। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है, एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साफ तौर पर एवलांच का ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके पहले उत्तरकाशी में एक बड़ा एवलांच आया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। 29 लोगों का एक पूरा दल यहाँ पर पहुंचा हुआ था, और ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों के शव यहां पर बरामद हुए। और अब फिर से अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की, एवलांच की संभावना। मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में चमोली इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ने यह अलर्ट जारी किया है। 3000 फीट की ऊंचाई तक अलर्ट जारी किया गया है कि हिमस्खलन की यहां तक संभावना है। ऐसे में चेतावनी जारी कर सबको आगाह करने की एक कोशिश कि कोई भी इस तरफ ना जाए। ट्रैकिंग का ये वक्त होता है, ट्रैकिंग के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, और पिछले दिनों भी ट्रैकिंग के लिए एक दल 29 लोगों का यहाँ पहुँचा हुआ था। और जिस तरीके से एवलांच आया और उसमें ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 27 से ज़्यादा शव बरामद किए गए। और अब फिर से ये एवलांच को लेकर के अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि 3000 फीट की ऊंचाई तक कभी भी 24 घंटे के अंदर हिमस्खलन हो सकता है, एवलांच आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें।
और हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, चमोली इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ने ये बड़ा अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के भीतर कभी भी एवलांच आ सकता है। इसके पहले भी इसी तरीके का एक एवलांच और ज्यादा से ज्यादा जान की यहाँ पर नुकसान हुआ। जिस तरीके से 29 लोगों का ये दल गया हुआ था और उसके बाद जो खबर सामने आई बेहद दुखदाई थी, लेकिन अब ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या ऐसे में जो लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे उन्हें पहले ही बेस कैंप पर रोक लिया गया है? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस समय घटना चमोली में हुई है उसके बाद से पर्वतारोहियों का जो दल है उसे रोक दिया गया है। और जिस तरीके से चमोली में अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर भी आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु पर्वतारोहियों की हुई है, तो उसको लेकर अभी कोई भी दल है बिना पंजीकरण के, बिना नामांकन के अभी कोई भी दल यहाँ से रवाना नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग का भी अलर्ट बारिश को लेकर है, पूर्वानुमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अभी भी 24 घंटे के बाद यहाँ पर लगातार बारिश, मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। जी, तो क्या ऐसे में हितेश कितने ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, नैनीताल हो उत्तराखंड में या फिर उससे आगे अल्मोड़ा हो, हर जगह बारिश का ये दौर जारी। जी बिल्कुल, देखिए देहरादून समेत अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर किया गया है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दे दी थी और लगातार वहाँ पर भी जो एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ है उसकी टीम को बढ़ा दिया गया है। आईटीबीपी की टीम लगातार काम कर रही है, क्योंकि चार धाम की यात्रा भी चल रही है। कुमाऊं मंडल का जो क्षेत्र है वहाँ पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड के जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन ने बताया है। जी बिल्कुल हितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने ऐसे मदरसों को अंतिम चेतावनी दी है। मंत्री ने 1 महीने के भीतर मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए कह दिया है। ऐसा नहीं करने पर अवैध रूप से संचालित मदरसों को विभागीय मंत्री ने बंद करने की चेतावनी भी दी है। तो 1 महीने में शिक्षा विभाग से मान्यता मदरसे लें, अदरवाइज उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ऐसी चेतावनी साफ तौर पर यहां दे दी गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरीके की चेतावनी दी गई है। अंतिम चेतावनी में कहा गया है 192 मदरसों को सरकारी मदद मिलती है और सभी मदरसे जानकारी दें, अन्यथा इन्हें बंद कर दिया जाएगा। 1 महीने में शिक्षा विभाग से मान्यता लेने की बात की गई है। सरकारी आर्थिक सहायता का नहीं हो रहा है सदुपयोग, ये भी मंत्री के द्वारा कहा गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए कि आखिरकार क्या मंत्री ने ये अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हैं। साफ तौर पर यहाँ अवैध कब्जे की बात मंत्री के द्वारा कही गई है। वक्फ बोर्ड की जमीनों की पैमाइश सरकार कराएगी, ये जानकारी भी दी गई है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर से कब्जा हटाया जाएगा, ये भी यहाँ साफ तौर पर कह दिया गया है। और मदरसों को मान्यता लेना अनिवार्य है, वरना उन्हें 1 महीने के भीतर बंद कर दिया जाएगा। मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार का रुख सख्त और साथ ही ये चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर आपने मान्यता नहीं ली तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। चिन्हीकरण, उसका विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जेदार होंगे उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी गठन करने का जो प्रस्ताव पिछली बार मैंने दिया था, अल्पसंख्यक कल्याण के जो हमारे ये चल रहे हैं मदरसों को जिन जिन लोगों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है उनको अंतिम चेतावनी देते हुए उनको ये कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर आप शिक्षा विभाग से या तो मान्यता लें, नहीं तो आपके मदरसे
और सहयोगी संजय पुंडीर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है संजय कि अगर आपने 1 महीने के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली तो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। क्या इसे लेकर के मदरसे जो है वो थोड़ी सी भी सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं या फिर मदरसों के लिए शिक्षा विभाग से मान्यता लेने की ये जो होड़ है वो शुरू हो जाएगी? अब देखिए मीनाक्षी, उत्तराखंड सरकार ने पहले ही सभी को कहा है कि अगर मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलते हैं तो उनकी जो मान्यता है वो बिल्कुल रद्द कर दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही लोगों को चेतावनी दी है और कहा है अगर अवैध तरीके से मदरसे चलते हैं तो उनको बिल्कुल बैन किया जाएगा। और लगातार मदरसों की मान्यता को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो भी उठ रहे हैं, क्योंकि कई मदरसे, सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं उन्होंने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया है, क्योंकि लगातार राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है उन्हें कहीं ना कहीं मदरसे उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। तो इसको लेकर करीब 419 मदरसे ऐसे हैं जो आज भी अवैध तरीके से चल रहे हैं और राज्य सरकार ने कहा है कि अगर इनका जल्द ही इनकी जो मान्यता है यानी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संजय, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी फैसले लेती है वो यूपी सरकार से कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी सर्वे का काम इसी वक्त शुरू हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी सर्वे के लिए या साफ तौर पर कह दीजिए मान्यता के लिए कह दिया है, अगर मान्यता नहीं लेंगे तो बंद कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरित होकर के उत्तराखंड सरकार यहाँ फैसले ले रही है? देखिए, भाजपा सरकार है लगातार ही उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर कार्य कर रही है, लेकिन अवैध तरीके से जिस तरह से लगातार मदरसों की सूचना मिल रही थी और लगातार ही उन पर कार्यवाही करने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है लगातार उस पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार जिस तरह से कड़ा रुख अपना रही है, इसको लेकर एक कहीं ना कहीं सराहनीय कदम भी है। और जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर देहरादून से, जहां समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री चंद्रराम दास ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वृद्धा पेंशन में धनराशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है, तो वहीं पति पत्नी दोनों को पेंशन देने के लिए शासन आदेश जारी किया गया है। सरकारी छात्रावासों में भोजन के लिए 150 रुपए प्रति छात्र का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले प्रति छात्र भोजन के लिए मात्र 60 रुपए दिए जा रहे थे। वहीं अटल आवास योजना के लिए भी धामी सरकार ने धनराशि बढ़ा दी है। पहले जहाँ 60,000 रुपए लाभार्थियों को मिलते थे, वहीं अब अटल आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसका प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। तो वृद्धा पेंशन में धनराशि बढ़ाने का यहां पर फैसला लिया गया। उत्तराखंड समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग ने यह फैसला लिया है कि पति पत्नी दोनों को वृद्धा पेंशन देने के लिए शासन आदेश जारी। छात्रावासों में रोजाना प्रति छात्र 150 रुपए दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। इसके पहले 60 रुपए प्रति छात्र दिए जाते थे और अब इसे बढ़ा दिया गया है। बढ़ा करके 150 रुपए प्रति छात्र करने का फैसला लिया गया है। वहीं अटल आवास योजना के लिए भी धनराशि बढ़ाई गई है। आज हमने जो 6 महीने का अपनी सरकार का जो कामकाज था उसकी समीक्षा की और आज मैंने पाया कि बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे कामों को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये निर्देशित दिया है कि हर 3 महीने में विभागीय समीक्षा हो और एससीपी और टीएसपी की जो योजनाएं हैं वो 100% धरातल पर आए, ऐसा अभिनव प्रयास हम कर रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।